Hello friends, welcome to online Guruji classes. My name is Brij Mohan Joshi. तो फ्रेंड्स, कल 30 अगस्त को बहुत दो टॉप न्यूज़ रही इंडिया के अंदर। सबसे पहले तो बहुत एक दुखद घटना थी, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, उनका देहांत हो गया। तो ये काफ़ी दुखद घटना थी भारत के लिए, क्योंकि बहुत महान नेता थे, काफ़ी इंटेलेक्चुअल वो लीडर थे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। ठीक है, एक लीडर ही नहीं, एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, काफ़ी उन्होंने बुक्स लिखी हैं, तो आप ज़रा उनके बारे में भी पढ़ें। तो ये तो एक बहुत दुखद घटना थी। और दूसरी दुखद घटना एक और थी कि इंडिया का जो इस क्वार्टर में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो पहली बार डबल डिजिट, वो भी नेगेटिव, यानी कि -23.9 पहुंच गया। तो जीडीपी क्या होता है, और ये याद रखना, ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट था, ये रियल जीडीपी है। जीडीपी दो प्रकार की होती है, एक रियल जीडीपी होती है, एक नॉमिनल जीडीपी होती है। तो ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ज़्यादा मैं टेक्निकल नहीं ले जाऊँगा। तो लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से सुनिए लास्ट तक, क्योंकि मैं जीडीपी वाले पार्ट में बाद में आऊँगा। तो जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल सोशल मीडिया में क्या होता है कि एक तरफ से कोई भी अगर न्यूज़ आती है तो एक तरह की दो पोल्स में इंडिया डिवाइड हो रखा है। एक पोल्स वो है, मतलब एक पोल वो है जो प्रो गवर्नमेंट है, दूसरा पोल वो है जो एंटी गवर्नमेंट है। एंटी गवर्नमेंट तो नहीं कह सकते, बट येस, दैट पोल, येस, इट क्रिटिसाइजेज द गवर्नमेंट फॉर इट्स पॉलिसीज। क्लियर। अब पूरा का पूरा क्या है कि दो तरह के तर्क आते हैं अलग अलग तरीके से, और हम लोग एज अ सिटीजन कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ही पोल को देखेंगे, उसकी एक ही साइड को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है और कोई चिंता की बात ही नहीं है। ठीक है, अगर आप सिर्फ दूसरे ही पोल को देखेंगे तो आपको लगेगा सरकार सब कुछ बुरा कर रही है। तो एक बैलेंसिंग एक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें रियल सिचुएशन का पता चल सके। तो आज मेरी कोशिश यही है कि मैं उस बैलेंसिंग एक्ट, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में रह के मैं इक्वेटर पे रहूं और इक्वेटर पे उसका कंपैरिजन करूं। ठीक है, तो बात क्या है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट है -23.9, और सोशल मीडिया का एक धड़ा जो कि प्रो गवर्नमेंट है, यानी कि जिसको हम लोग प्रोपेगेंडा मशीनरी भी बोलते हैं गवर्नमेंट का, उसने जीडीपी के ग्रोथ रेट ब्रिटेन के भी सोशल मीडिया पे देना शुरू कर दिया, यानी कि -20.4, ये ब्रिटेन का है। और इसमें कंपैरिजन किया जा रहा है कि जब वहाँ का इतना है तो भाई, तो तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो। इंडिया में यही कंपैरिजन होता है। यहाँ पर कम्युनल वायलेंस होती है तो फ्रांस और स्वीडन के एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं। क्लियर है कि नहीं है। यहाँ पर कश्मीर का इश्यू होता है तो भैया इजराइल और पैलेस्तीन का मॉडल दे दिया जाता है। हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हम, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल लिविंग इन द सब कॉन्टिनेंट, आप देखिए हमारी ज्योग्राफी अलग है, हमारा कल्चर बहुत मल्टी डाइवर्स कल्चर है, मल्टी लिंग्विस्टिक हम लोग एक कंट्री हैं। तो हमारे वहाँ ना तो अमेरिकन मॉडल फिट हो सकता है, ना ही ब्रिटिश मॉडल फिट हो सकता है। भारत के अंदर सिर्फ इंडियन मॉडल फिट हो सकता है। तो अभी जो वर्तमान सरकार है उसके साथ प्रॉब्लम यही है कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत फैंसी काम करना चाहती है, मतलब बड़े बड़े प्रेजेंटेशंस, मॉडल एंड ऑल दैट। ग्राउंड रियलिटी में गवर्नमेंट आती नहीं है कभी। तो इसी को मैं आज थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करूँगा। अब मैं यहाँ पर दूसरे पोल की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं हूँ इक्वेटर पे ही। ठीक है ना। देखिए, गवर्नमेंट का काम तो है काम करना। तो कोरोना आया तो मोदी जी ने भी 20 लाख करोड़ का पैकेज जनता के सामने रखा, वो तो उनका फर्ज था। उससे पहले 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना रखा। आज हम इंडिया की भी बात करेंगे और ब्रिटेन की भी बात करेंगे। बिल्कुल सही बात है, ब्रिटेन की भी जीडीपी श्रिंक हुई है -20.4%, इंडिया की भी हुई है। अच्छा, इंडिया की जो जीडीपी है वो तो आप देखिए पहले से श्रिंक हो रही थी लॉकडाउन से पहले, लेकिन इनकी भी जीडीपी लॉकडाउन से पहले श्रिंक हो रही थी। लेकिन फिर भी बहुत बड़ा अंतर है स्टेप्स लेने के ऊपर, कि जो स्टेप्स लिए जाते हैं वो क्या लिए जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता मैंने ब्रिटेन के किसी भी मिनिस्टर को पशु पक्षियों को दाना खिलाते हुए देखा हो, या गणपति महोत्सव के बारे में ऑनलाइन बात करते हुए देखा हो। ठीक है, आप देखिए वहाँ की लीडर्स, दे आर वेरी मच कमिटेड टू रिफॉर्म देयर इकोनॉमी, टू टेक द इकोनॉमी फ्रॉम द डर्थ। ठीक है, इंडिया में वो सीरियसनेस कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देती है। अगर वो दिखाई देती है तो सिर्फ
फैंसी प्रेजेंटेशंस में दिखाई देती है और झूठे वादों में दिखाई देती है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इक्वेटर पे रह के ही बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करूँगा तो उसके पीछे भी एक पॉइंट होगा। अगर आपके पास काउंटर पॉइंट्स हैं तो आप कमेंट मुझे ज़रूर करें। अगर आपके पॉइंट्स के अंदर एक मेरिट होगी तो येस, आई विल डेफिनेटली डिस्कस देम इन माई नेक्स्ट लेक्चर एंड आई विल एक्सेप्ट माई मिस्टेक। क्लियर? अब देखिए, शुरुआत करते हैं। ठीक है भैया, दोनों की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। क्लियर? अब अगर आप मेजर्स के बारे में बात करें कि तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20 लाख करोड़ का पैकेज जो अनाउंस किया है, उसके बारे में अगर मैं बात करूं, उसको मैं डिकोड करने की कोशिश करूं, तो देखिए ये जो पैकेज है, देखिए पैकेज किसको बोलते हैं? देखिए पैकेज हमेशा होता है फिस्कल स्टिमुलस। क्लियर? अब देखिए जो इकोनॉमी है ना, आजकल जो इकोनॉमी है इसको हम लोग किनेजियन इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है? अब वो किनेजियन इकोनॉमी क्यों बोलते हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करिए। ठीक है? अदरवाइज आप देखिए, जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था तो जो आपके कीन्स नाम के जो इकोनॉमिस्ट थे बड़े फेमस, जेएम कीन्स, उन्होंने एक किनेजियन मॉडल निकाला था मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जहां पर उन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट 2 पॉलिसीज़ की मदद से इकोनॉमी को लिमिटेड अमाउंट में रेगुलेट कर सकती है। क्योंकि ब्रिटेन से ही एक कॉन्सेप्ट आया था 19वीं सेंचुरी के अंदर, लेजर फेयर, यानी कि फ्री मार्केट। क्लियर है कि नहीं? एडम स्मिथ का जो कॉन्सेप्ट था कि मार्केट को खुला छोड़ देना चाहिए, उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, मार्केट को उसके हाल पे छोड़ा, वहाँ की इकोनॉमीज़ ने काफ़ी ग्रो किया, पर 1929 तक आते आते ग्रेट डिप्रेशन जब आया, यानी कि जब इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो गई, स्पेशली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो एक नया स्कूल वहाँ पे डेवलप हुआ, किनेजियन स्कूल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो किनेजियन स्कूल के 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, एक होता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा होता है फिस्कल पॉलिसी। क्लियर? देखिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंडिया के अंदर आरबीआई है। क्लियर? और बैंकिंग सेक्टर का रोल क्या होता है कि इकोनॉमी में ग्रोथ करने के लिए, जैसे मान लीजिए मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर आप अपनी सेविंग से उस बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। क्लियर? एंड इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। अगर आप एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टैब्लिशमेंट खड़ा करना चाहते हैं तो अपनी पैसे से, अपनी सेविंग से, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। तो वहाँ पर आपको ज़रूरत होती है क्रेडिट की, जिसको हम लोग बोलते हैं ऋण। और क्रेडिट हमें कहाँ से मिलता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमको इंटरेस्ट रेट पे क्रेडिट देते हैं, जिससे हम अपना बिजनेस चला सकते हैं। अगर ये इंटरेस्ट रेट हाई होंगे तो हमें अपने बिजनेस के ऑपरेशन में डिफ़िकल्टी होगी, लोग क्रेडिट लेना कम करेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो लोन क्रेडिट, जो लोग हैं वो क्रेडिट ज़्यादा लेंगे और उससे इकोनॉमी के अंदर बूस्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, उस क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है कि कब इंटरेस्ट रेट को कम करना है, कब इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा करना है। तो ये काम किसी भी इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक करता है। तो इंडिया के अंदर ये सेंट्रल बैंक आपका आरबीआई। क्लियर है कि नहीं? अब आरबीआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए किस तरह से, आप देखिए इंटरेस्ट, देखिए आरबीआई डायरेक्टली तो कंज्यूमर से डील नहीं करता। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई डील करता है हमारे बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से। जैसे मान लीजिए आरबीआई है, ठीक है ना, तो आरबीआई में हम लोग अकाउंट तो खोलेंगे नहीं, हमारा अकाउंट तो, एक एग्जांपल अगर आप ले लो तो एसबीआई में होगा। समझ में कि नहीं है? हम लोग एसबीआई ही रिटेल बैंकिंग करेगा। क्लियर है? तो अब एसबीआई आपको लोन देगा तो वो कहाँ से देगा? अपने डिपॉजिट से देगा, उसके पास जो कैपिटल होगी, जो उसके इन्वेस्टर्स होंगे वहाँ से देगा, या वो भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग करेगा। समझ में आया कि नहीं है? तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो की जाती है बैंकों के द्वारा, उनको, वो जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है वो आरबीआई से की जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से की जाती है। ठीक है ना? तो मैं सिंपल इसका एग्जांपल ये देता हूँ कि मान लीजिए आरबीआई से बैंक 100 रुपये लेके आए। क्लियर है कि नहीं? उस 100 रुपये पे बैंक को मान लीजिए 5% का इंटरेस्ट देना है, यानी कि आरबीआई को मान लीजिए 105 रुपये में वो लौटाना है बैंक, सेंट्रल बैंक को। ठीक है ना? अब वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ। अब वो क्या करेगा, जब वो 5% पे खुद ला रहा है तो कस्टमर्स को अपने मार्जिन को बढ़ाकर देगा, यानी कि 8% पे दे सकता है, या 9% पे दे सकता है, 12% दे सकता है, ताकि उसकी सारी की सारी जो ऑपरेशंस हैं, जो खर्चा वर्चा है बैंक का, पूरा प्रॉफिट वो वहाँ से निकल सके।
ठीक है ना। तो सारे के सारे जो इंडिया के अंदर जो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो आरबीआई की इस क्रेडिट फैसिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग आम भाषा में रेपो रेट भी कहते हैं। मैं जब इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में समझाऊंगा, अभी मैंने आपको बहुत सिंपल ये बताया। तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि क्रेडिट पॉलिसी। आरबीआई के पास अलग अलग टूल्स होते हैं किस तरह से वो इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है। तो जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करेगा इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई उतना ही बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं है। अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट कम कर दिए तो ब्याज, बैंक की जो लोन है उनका ब्याज कम हो जाएगा, यानी कि लोन सस्ते हो जाएंगे, लोग परचेस करेंगे, ठीक है ना। लोन देखिए, आप देखिए पहले 90s के टाइम पे कार लोन्स कितने महंगे होते थे, आजकल कार लोन 8 या 9% के आसपास आते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों का सपना पूरा हो गया कार लेने का, होम लोन सस्ते हो चुके हैं होम लेने का। समझ में कि नहीं है। तो ये सारा का सारा इसको हम लोग क्रेडिट पॉलिसी बोलते हैं, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। तो यहाँ पर बात होती है मनी सप्लाई की। क्लियर है। अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो इससे भी आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, वो मैं अभी यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये होती है मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, तो दूसरा पार्ट है इसका, वो होता है फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी क्या है। फिस्कल पॉलिसी ये पूरा का पूरा जो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है वो गवर्नमेंट देखती है। फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है। फिस्कल पॉलिसी कुछ नहीं है, फिस्कल पॉलिसी है चीज़ों को घुमाना, पैसे को घुमाना। स्पेशली हमारी डेवलपिंग इकोनॉमीज में गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस कलेक्ट करती है। अपनी जो मतलब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के जो रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो टैक्स रेवेन्यू हो चाहे वो नॉन टैक्स रेवेन्यू हो, उसको कलेक्ट करती है, ठीक है ना। कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है, यानी कि बोरोइंग भी करती है गवर्नमेंट, पब्लिक से भी बोरोइंग करती है, इन्वेस्टमेंट भी लेके आती है। तो वो सारा पैसा अपने पास लेके आती है और फिर उसी पैसे को पब्लिक सेक्टर के ऊपर खर्च करती है, और इंडिया जैसी कंट्रीज़ में ज़्यादा खर्च करती है, क्योंकि इंडिया में आप देखिए सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिसी को हमारा स्टेट अपनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि गवर्नमेंट अपने टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ को उठाती है, ठीक है ना, और उनको लोगों के ऊपर ही खर्च कर देती है। आई बात समझे कि नहीं। सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ, क्लियर है। इसीलिए आप देखना, आपने सुना होगा एक टर्म फिस्कल डेफिसिट, ठीक है ना। तो फिस्कल डेफिसिट बहुत सिंपल लैंग्वेज में क्या है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये आए और आपके 105 रुपये खर्च हो गए, तो 5 रुपये आपके पास कमी पड़ गई ना, डेफिसिट आ गया। तो जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती है वहाँ पर यही होता है, गवर्नमेंट कम कलेक्ट कर पाती है लेकिन खर्चा ज़्यादा करती है गवर्नमेंट। अब वो खर्चा कहाँ से करती है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है। कहाँ से बोरो करती है, पब्लिक से बोरो करती है। जैसे आपके LIC का पैसा हो गया, गवर्नमेंट के पास है, ठीक है ना। आपके जो EPF का मनी है वो गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, या गवर्नमेंट बोरो करेगी RBI के माध्यम से। तो बहुत बड़ा वो एक कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। तो ये दो पॉलिसीज होती है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसीज। यहाँ तक बात समझ में आई। अब जो टैक्स कलेक्शन है गवर्नमेंट का, टैक्स कलेक्शन कहाँ डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो कॉर्पोरेट के ऊपर डिपेंड करता है, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग कितना टैक्स देते हैं, ठीक है ना। तो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें हमारी उसके अंदर आती हैं। समझ में आया कि नहीं है। तो ये दो पॉलिसीज़ मिल के जो है वो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ कहलाती हैं गवर्नमेंट के लिए। क्लियर। अब देखिए कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया, एकदम से सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑल ऑफ अ सडन बंद हो गई, यानी कि वो पॉज हो गई। क्लियर है कि नहीं। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, जस्ट पॉज हुआ। क्लियर। तो जब पॉज हुआ तो जाहिर सी बात है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टूड फैक्टर है कि टैक्स रेवेन्यूज़ गवर्नमेंट के पास नहीं आएंगे, टैक्स रेवेन्यूज़ आएंगे लेकिन उस रेट पे नहीं आएंगे जिस रेट पे इकोनॉमी चल रही थी, ठीक है ना। सारे सेक्टर हिट होंगे। क्लियर है। तो गवर्नमेंट के पास क्या है, ओवरऑल इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा नहीं। जब ओवरऑल इकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं होगा तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कम होगा। भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सिंपली क्या है, मैं आपको बताता हूँ। GDP क्या है, एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक कंट्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उनके टोटल वैल्यू को हम लोग GDP बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कंट्री है, मान लीजिए इंडिया के अंदर सिर्फ गेहूं उगता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ गेहूं होता है। अगर 1 लाख रुपए का गेहूं हुआ है पूरे साल में,
एग्जाम्पल की तरफ मान लीजिए सब लोग गेहूं उगाते हैं और कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो 1 लाख रुपए का अगर गेहूं पैदा हुआ है तो वही इंडिया की जीडीपी कहलाएगी। हालांकि उसके कैलकुलेशन के तरीके बिल्कुल अलग हैं और अब कैलकुलेशन का तरीका बदल चुका है, मैं उस टेक्निकलिटी में भी नहीं जाऊंगा। तो अगर प्रोडक्शन नहीं होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी हॉल्ट हो जाएगी, तो भैया आपका जीडीपी क्या होगा, जीडीपी का नीचे आना संभव है। ठीक है, वो हो ही है। तो बिल्कुल जीडीपी यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप क्या मेजर अपनाते हो। क्लियर है कि नहीं है? देखिए, इंडिया का जीडीपी रेट पहले से ग्रोथ रेट कम चल रही थी, ब्रिटेन की ग्रोथ रेट भी कम चल रही थी, पर ब्रिटेन जैसी जो इकोनॉमीज़ हैं ये सैचुरेटेड इकोनॉमीज़ हैं, ये हाईली सर्विस सेक्टर इकोनॉमीज़ हैं, यानी कि यहाँ की इन इकोनॉमीज़ के अंदर सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप है। ठीक है ना, तो वो इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो चुकी है, वहाँ पे ग्रोथ का कोई रेट नहीं है। भैया आप ये देखो ना, जो बच्चा है 15 से लेकर 18 साल के बीच में सबसे ज़्यादा उसकी बॉडी की ग्रोथ होती है, इंडिया वही बच्चा है 15 से 18 साल का, और ब्रिटेन काफ़ी वयस्क हो चुका है, ये 30+, 40+, हो सकता है ये 60+ भी हो गया हो, एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए। तो अगर इधर ग्रोथ कम हो रही है तो वो उतनी चिंताजनक नहीं है, क्योंकि वो अडल्ट इकोनॉमी है, एक तरह से अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, लोग मेच्योर हैं, एजुकेटेड हैं, वहाँ पर इनइक्वालिटी कम है सोसाइटी के अंदर। अब हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में देखते हैं, एसी कमरों में देखते हैं, हमें लगता है वाह गरीबी तो है ही नहीं कहीं पर। ठीक है ना, या हमारे पास बहुत अच्छी जॉब है, हम लोग सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर रहे हैं, स्टारबक्स में जाके कॉफ़ी पी रहे हैं, डोमिनोज में जाके पिज़्ज़ा खा रहे हैं, केएफसी में घूम रहे हैं, मतलब केएफसी में जा रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लेक्स में मूवी देख रहे हैं। तो हमें क्या है, हमें वो दिखाई नहीं देता चीज़ें, क्योंकि वही मल्टीप्लेक्स है, उसके बाहर बहुत सारे लोग भीख भी मांगते हैं। तो इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी का स्टेटस बहुत हाई है, इस बात को समझिए। तो नेगेटिव होना इनके लिए, इनकी ग्रोथ रेट कम होना उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, यहाँ पर ग्रोथ रेट होना सिग्निफिकेंट है। फिर बात करते हैं पॉलिसीज़ का। तो अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की, अब देखिए मेन बात है, जो हो गया तो हो गया, कोरोना पे ना आपका कंट्रोल है ना मेरा कंट्रोल है, जो होना था भाई वो तो हो गया ना, उसको तो कोई नहीं रोक सकता, और गवर्नमेंट भी उसको बोल रही है, तो एक्ट ऑफ गॉड है। ठीक है ना, तो चलिए, कोरोना का ट्रिगर होना एक्ट ऑफ गॉड है, लेकिन उस एक्ट ऑफ गॉड के बाद एक्ट ऑफ मैन भी तो दिखना चाहिए ना। एक्ट ऑफ मैन क्या है, हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर एक्ट ऑफ मैन क्या है। तो इंडिया के अंदर एक्ट ऑफ मैन क्या है, मोर को दाना खिलाओ, खिलौने बेचो, ऑनलाइन गणपति पूजा के बारे में बात करो, समझ में कि नहीं है, फोटो खिंचाओ बतखों के साथ, किताबों के साथ। दिस इज नॉट द एक्ट ऑफ मैन। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जुमला नंबर 1 इंडियन गवर्नमेंट का, ये इक्वेटर टर्म मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना, मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज, मतलब ये नहीं है कि मैं गवर्नमेंट के बिल्कुल अपोजिशन में हूँ, ठीक है, लेकिन अभी देखा आपको पता चलेगा 20 लाख करोड़ का ये पैकेज था। अब कोई भी पैकेज जो होता है किसी भी क्राइसिस के टाइम पे, वो कभी भी आप देखिए, मॉनेटरी पैकेज, अगर मैंने 2 पॉलिसीज आपको बताई थी, मॉनेटरी और फिस्कल, ठीक है, तो कभी भी जब कोई पैकेज दिया जाता है तो उसके अंदर उसका फिस्कल कंपोनेंट ज़्यादा होता है, यानी कि गवर्नमेंट अपनी साइड से ज़्यादा करती है। ठीक है ना, क्योंकि बैंक अपनी साइड से करेंगे तो वो कोलेटरल भी लेंगे, और आपको भारत में बैंकों की कहानी पता ही है, उसके ऊपर बाद में आएंगे हम लोग। यहाँ पर क्या है कि इस 20 लाख के पैकेज में से 8 लाख का इन्होंने आरबीआई के ऊपर छोड़ दिया, मतलब पैसा नहीं मिल रहा है किसी को, आरबीआई लिक्विडिटी इन्फ्यूजन करेगी, यानी कि इतना पैसा बैंकों को देगी, रेपो रेट कम करेगी। ठीक है, जैसे अभी आप देखिए आरबीआई ने रेपो रेट कम किया हुआ है, पर आपको पता ही है बैंक्स अब लोन देना भी बंद कर चुके हैं। ठीक है ना, खासकर उसको जिसकी ज़रूरत है, भाई जिसके पास है तो वो लोन क्यों लेगा, लेकिन जिसकी ज़रूरत है वो तो ऑलरेडी मरा हुआ है अत्याचार से। ठीक है, बट कोई भी वो नहीं है। तो ये तो पैसा, मतलब ये डायरेक्ट पब्लिक के पास नहीं पहुंच रहा है, ये पैसा किसके पास जाएगा, ये मनी जाएगा एक्सिस बैंक के पास, एचडीएफसी के पास, आईसीआईसीआई के पास, ठीक है, एसबीआई के पास, उन बैंकों के पास ये पैसा जाएगा। ठीक है ना, और वो क्या करेंगे, वो एग्रेसिवली इसको बांटेंगे, किसको बांटेंगे, अपने बेस्ट कस्टमर को बांटेंगे। ठीक है ना भाई, बैंक, ये आप देखिए, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि मुझे खुद कोई एम्प्लॉय था बैंक का, उसने खुद बोला कि सर अगर इंडिया के अंदर इस तरह की बैंकिंग होती तो हम क्या रेडी ठेली वालों को लोन नहीं दे देते। अरे भैया, रेडी ठेली वालों को लोन दोगे तो ज़रूरत उनको है ना, उठेंगे समाज में, ऊपर आएंगे। खैर छोड़िए उसके ऊपर, 1 मिनट। हाँ, तो ये देखिए, ये पैसा कहाँ जाएगा 8 लाख करोड़ का। ठीक है ना,
आप देखिए मुद्रा लोन का क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है, पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से आ जाती है, उसके बाद गवर्नमेंट छोड़ देती है इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। तो इंडिया के अंदर एक तरह का क्रॉनिक कैपिटलिज्म है कि वहाँ से सरकार ने बोल दिया हाँ हाँ हाँ, इधर इनके इंस्टीट्यूशंस के ऊपर छोड़ दिया। जैसे अभी आप देखिए मॉरिटोरियम अनाउंस किया हुआ था आरबीआई ने, लेकिन फाइनेंशियल कंपनीज जो है लोगों को टॉर्चर कर रही थी, गाली गलौज कर रहा था। तो यहाँ पर क्या है भाई, जब आपको पता है कि आपके कॉरपोरेट ने गवर्नमेंट को फाइनेंस किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो क्यों डरेगा भाई आपसे। सिंपल सी बात है ना, इसको हम लोग क्रॉनिक कैपिटलिज्म बोलते हैं। तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म का क्लासिक एग्जांपल है कि 8 लाख करोड़ का मॉनेटरी पैकेज आपने आरबीआई को दे दिया, अब पता नहीं कहाँ आएगा, कैसे आएगा, कब लोन मिलेगा, ठीक है, लोगों के ऊपर किस तरह से ये वो करेगा या किस तरह का ये होगा, और अगर ये मिलेगा तो किन को मिलेगा, ये कॉरपोरेट्स को ही मिलेगा ये लोन, आम आदमी तक तो पहुंचेगा नहीं। तो ये आपने लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, और ये पैसा सरकार का पैसा नहीं है, आरबीआई का ही सरप्लस है जहां से आरबीआई देगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी आपने क्या किया, जुमलेबाजी, 20 लाख में से 8 लाख करोड़ का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, बचे 12 लाख रुपए, ठीक है ना। अब 12 लाख को आप फिस्कल पैकेज बोल रहे हो, लेकिन ये पैकेज नहीं है, पूरी की पूरी लोन की लिस्ट है, ये लोन पे लोन है ये। भाई जो लोग मर रहे हैं उनको आप टेम्परेरी राहत दे रहे हो, लेकिन टेम्परेरी राहत के रूप में क्या दे रहे हो, लोन दे रहे हो। अब आप तर्क बोलेंगे कि सर फ्री में तो नहीं दे सकते ना, सरकार अपना घाटा तो नहीं करेगी ना। तो भैया सोशियो इकोनॉमिक स्टेट क्या है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेट यही तो है। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट के पास पैसा रह के क्या करेगा, गवर्नमेंट के पास पैसा रह के कुछ नहीं होता। डेवलपिंग इकोनॉमीज में हमेशा डेफिसिट बजट होता है, नेगेटिव में बजट होता है। गवर्नमेंट अपने पास कुछ नहीं रखती है, अपना खर्चा करती है, अपना मेंटेनेंस करती है, सारा पैसा पब्लिक को लौटाती है। अगर आप पब्लिक को दोगे तभी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी चलेगी और वो पैसा आपके पास वापस आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी लोग पेंडेमिक से मारे हुए हैं बेचारे, उनके पास वापस आना तो छोड़ो, आपने उनको डबल ट्रैप में डाल दिया। अब देखिए लोन कैसे, एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का दे दिया। अब आप बताइए इंडिया के अंदर जो गरीब मजदूर है, 21% जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो कहाँ एमएसएमई में काम करता है। मतलब आप ये समझिए, गरीब भारत के अंदर जो गरीबी है वो दुनिया की सबसे विचित्र गरीबी है। गरीबी कैसी है कि इंडिया के अंदर जो गरीबी है, सबसे ज़रूरत है उन लोगों को मुख्य धारा में लाने की। वो इतने डिप्राइव्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स हैं इंडिया के, इतने डिप्राइव्ड हैं, ठीक है ना। मतलब वो सोसाइटी की सबसे लास्ट कॉलम में खड़े हुए हैं, जिनके पास, आप देखिए मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ, आप ये सुन रहे हैं, आप लोग बार बार आरआरबी एनटीपीसी के लिए कैंपेन चलाते हैं, कम से कम आपको इतनी चिंता तो नहीं है ना कि रात को क्या खाएंगे। आपको पता है अभी इंडिया में आज इस लेक्चर में कितने लोग भूख से सो रहे होंगे बिना कुछ खाए पिए, ठीक है। अभी सर्दी आने वाली है, कितने लोग ठंड से मरेंगे। ये है हमारी, हमें यहाँ देखना है, उधर नहीं देखना है कि वो अंबानी ने घर बना दिया, ठीक है ना, या इसने इतने महंगे जूते पहन लिए, या ये। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग उन चीज़ों को देख रहे हैं, ग्लैमरस चीज़ों को देखते हैं हम लोग, ठीक है, वो भी पार्ट है, पर आप देखें ना मेजॉरिटी क्या है। तो वही बात है ना कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, ठीक है ना, जिनको हम लोग गरीब और लाचार बोल के धुतकार देते हैं। क्या सरकार इन्हीं के लिए है। सरकार भाई जो टैलेंटेड है, जिसके पास पैसा, उसके लिए गवर्नमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मुझे नहीं लगता अंबानी को गवर्नमेंट की ज़रूरत है, लेकिन गवर्नमेंट की ज़रूरत किसको है, उसको है, उस गरीब बेचारे को है जिसके पास घर नहीं है रहने के लिए। तो एमएसएमई को पैकेज दे दिया। उसके बाद डिस्कॉम, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, उनको 90,000 करोड़ का दे दिया, ताकि ये जो है बाद में आपको बिजली के बिल में रियायत दें। तो अब आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। फार्मर्स को 2 लाख करोड़ का आपने दिया है कैपिटल इन्फ्यूजन उनके लिए, ठीक है। अब फार्मर को 2 लाख करोड़ का जो दिया है, इसमें से बहुत सारी स्कीम्स बजट में अनाउंस हो चुकी है, मैं ज़रा टेक्निकल नहीं लेना चाहता, ठीक है। और आप में से अगर कोई किसान परिवार से हैं तो आपको पता होगा कि फार्मर का क्या हाल होता है जब अनाज लेके मंडी में जाते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे मिलता है। वो सारी कहानी सब लोगों को पता है यहाँ पर, किस तरह का क्रेडिट मिलता है। और फार्मर्स लेते ही नहीं है बैंक से क्रेडिट, जो छोटे फार्मर हैं। कौन उतनी लिखत पढ़त करे, बैंक वाला आके कागज़ चिपका जाता है, 10 तरह की फॉर्मेलिटी, 1000 तरह की फॉर्मेलिटी, समझा कि नहीं है। इससे अच्छा क्या करता है ना, फार्मर आड़ती से लोन लेना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि उसको जाता है, पैसा मिल जाता है उसको तुरंत, ठीक है। इस तरह की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई फैसिलिटी हमने डेवलप नहीं की। हालांकि हम इसके लिए प्रीवियस गवर्नमेंट्स को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस पर बात करेंगे। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5000 है,
एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये पैसा दिख रहा होगा। और माइग्रेंट वर्कर्स को उन्होंने 3500 करोड़ का फ्री अनाज बांटने की बात की है 3 महीने तक। तो ये स्टेट्स के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है ना। पर यहाँ पर ये भी डाउट है कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या 3500 करोड़ है, क्योंकि कुछ स्टेट्स तो उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कुछ स्टेट्स के अंदर बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, लोगों का राशन कार्ड नहीं है, लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। समझा कि नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इंडिया में ये भी है कि अगर गवर्नमेंट किसी को वेलफेयर देना चाहे, वेलफेयर करना चाहे, नहीं कर सकती, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इतनी इन्वॉल्व है, इतने प्रोसीजर्स हैं इंडिया में। अब जैसे इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन ले लीजिए, आपको कितने बूढ़े लोग मिलते हैं रोड पे भीख मांगते हुए, क्या वो लोग एलिजिबल नहीं है इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन के लिए? पर वो नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास घर नहीं है, एड्रेस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। 12 लाख करोड़ का जो बचा हुआ है। अब इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा आई वॉश। भाई TDS तो मेरा कटता है ना, ठीक है ना। तो TDS का जो मनी है वो तो मेरा ही मनी हुआ ना, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, TDS में 25% की कट ऑफ, मतलब 33% से 30% से उसको 25% कर दिया, TDS को डाउन लिया। अब आप बताइए TDS से राहत किसको मिलेगी, ठीक है ना। कौन, आप देखिए कोई मजदूर दिहाड़ी करता है तो क्या TDS कटता है क्या उसका? TDS में आपको बता दूं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अगर आपको कोई भी पेमेंट करे, अगर उसका इनकम टैक्स का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ठीक है, उसके पास पैन कार्ड नहीं है, ठीक है, तो ये मैंडेटरी होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो जो भी पेमेंट उसको दे रहा है उसमें से मैंडेटरी वो TDS काट ले। समझा कि नहीं है। तो उसकी एक बड़ी प्रोसीजर है। आप जितने भी लोग कॉमर्स या CA होंगे, आपको पता होगा, फॉर्म 16 वगैरह की पूरी कहानी है। तो भैया TDS किसका कटता है? TDS उसका कटता है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। यहाँ और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात हो रही है, तो आपने ये भी जोड़ दिया बेटा, वाह, वेरी गुड, ये भी लिया है 20 लाख करोड़ में, ठीक है ना। अच्छा, EPF जो है उसके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 12% से 10% घटाया। अब बताओ EPF, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के अंदर कौन लोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये है पूरा का पूरा महाभारत। कुल मिला के जो 10% ऑफ GDP इसको बोला गया, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कुल मिला के 1.5 लाख का एवरेज ये पैकेज है, 20 लाख का नहीं है। 1% ऑफ GDP इसको माना जाता है, ठीक है ना। तो इसमें से देखिए आपने क्या किया, आपने पहले ये किया, वो किया, और सबको जोड़कर, हर चीज़ जोड़कर आपने 20 लाख करोड़ का यहाँ पर दिखा दिया। तो एक बहुत अच्छी आपने ट्रिक कर दी अकाउंटिंग की। और हेडलाइन यहाँ नहीं गई, मीडिया में ये थोड़ी दिखाया गया, मीडिया में ये दिखाया गया और इन फिगर्स को दिखाया। भाई माइग्रेंट वर्कर के लिए 3500 करोड़ का अनाज, आप पॉपुलेशन देख लो, ये इंडियन इकोनॉमी के सामने 3500 करोड़ कुछ नहीं। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5000 करोड़, कहाँ है वो 5000 करोड़? कौन सी स्कीम है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो हो रही है, ठीक है ना। अगर हो भी रही है तो आप देखिए ना, जितना सोशल मीडिया पे चलता है, कभी ऐसा कैंपेन हुआ है आप किसी भी स्ट्रीट वेंडर से जाके पूछिए, नहीं पता होगा किसी को स्कीम। जैसे आपने पल्स पोलियो को चलाया गवर्नमेंट ने, या जैसे आप देखिए अच्छे दिन आने वाले, मन की बात इतना हाईलाइट होता है, कहीं पर इस तरह का कोई हाईलाइट होते हुए दिखा आपको? कभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी इनके बारे में बात कर रहे हैं? अगर बात कर रहे हैं तो प्रोसीजर बता रहे हैं वो। कभी आपने देखा कि मन की बात में ये प्रोसीजर बताया कि हाँ भैया तुम स्ट्रीट वेंडर हो, ठीक है, तो तुम्हें जो है सहायता दी जाएगी, यहाँ वहाँ जाओ, ये वाला कागज़ ले जाओ अपना और ले लो, अपना ठेली लगाओ। और कभी हुआ ऐसा? ये होता है ना, मेन बात तो करना ये होता है। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो कुल मिला के ये 20 लाख करोड़ का, ना तो इसमें बेरोजगारों की बात की गई है, ठीक है, तो ये सारे के सारे लोन ही लोन है। यहाँ तक कि आपने सिर्फ अनाज बांटा है माइग्रेंट वर्कर को, आपने स्ट्रीट वेंडर्स को भी 5000 रुपये का लोन दे दिया, ठीक है। जो बंदा ऑलरेडी गुजर रहा है क्राइसिस से, अब वो काम शुरू करेगा, लोन लेगा, ठीक है, तब जाके उसका बिजनेस चलेगा। बिजनेस कैसे चलता है? जब डिमांड होती है। जब डिमांड ही नहीं है इकोनॉमी में तो क्या काम वो कर लेगा, ठीक है ना। अब इस डिमांड को ऐसा मत समझो कि सर हम तो बाजार निकलते हैं तो बड़ी डिमांड है, बड़ी भीड़ लगी रहती है, ठीक है। छोटे मोटे लेवल पे चल रहा है काम लोगों का, लेकिन इकोनॉमी इज अ मैक्रो इकोनॉमी। जब हम बड़े लेवल पे बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं। तो ये है आपके 20 लाख करोड़ का कच्चा चिट्ठा। अब जरा थोड़ा ब्रिटेन की तरफ आओ, उन्होंने क्या किया, ठीक है ना। 330 बिलियन पाउंड्स का पैकेज लेके आए, क्लियर। अब देखो स्टेप्स देखिए। सबसे पहले उन्होंने अपने रिटेल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को
12 महीने का टैक्स हॉलिडे दे दिया। समझा कि नहीं? यानी कि 12 महीने तक जो रिटेल सेक्टर है वहाँ का और जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर है आपका, आपको 12 महीने तक कोई टैक्स नहीं देना है। सबसे पहला स्टेप तो यही हो गया। यानी कि जैसे ही काम खुलेगा तो उनको चिंता नहीं होगी टैक्स कलेक्शन की, टैक्स फाइल करने की। 12 महीने तक कुछ नहीं है, आप स्टैंड अप हो जाइए, ठीक है ना, और करिए। तो ये गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पर एक्चुअल पैसा, ये पैसा रिटेल टैक्स हॉलिडे दे दिया, तो जो गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी टैक्स वो नहीं लेगी गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो एक तरह से उन्हीं को दे दिया। तो यहाँ पर आप देखिए, कंपेयर करिए, यहाँ पर इस तरह का ना तो कोई टैक्स हॉलिडे दिया गया है, ठीक है ना, ये लोन ही लोन है या फिर कटौतियाँ ही कटौतियाँ हैं या बढ़ोतरियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद 1.57 बिलियन का उन्होंने बेल आउट पैकेज दिया है। और किस किस को दिया है? हर इंडस्ट्री को दिया है, एजुकेशन इंडस्ट्री, हॉस्पिटलिटी, इवन जो एंटरटेनमेंट सेक्टर है, कल्चरल सेक्टर है, जहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो उस पूरे के पूरे सेक्टर को रिटेल से लेकर होलसेल लेवल तक बेल आउट पैकेज दिया। यानी कि जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो बेल आउट का मतलब उनके लोन यहाँ पर माफ़ हो चुके हैं, कर्ज हो चुके। मतलब उन्होंने क्या किया, बेल आउट अलग अलग तरीके से होता है, कहीं उसको हेयर कट भी कहते हैं, जब आपका थोड़ा सा लोन वगैरह कम कर दिया जाता है आपके ऊपर बर्डन। यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर तुमने दिया मॉरिटोरियम, ठीक है। मॉरिटोरियम की मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ, इंडिया के मॉरिटोरियम की। मॉरिटोरियम के अंदर बैंकों ने उस मॉरिटोरियम का ब्याज तो खाया ही खाया, क्लियर है कि नहीं है। और जो उस मॉरिटोरियम के अंदर देखो ना, चला के देखिए, अगर आपके मॉरिटोरियम में मान लीजिए किस्त, मान लीजिए एवरेज 8,000 हो, सपोज उस 8,000 में से 4,000 ब्याज है और 4,000 आपका प्रिंसिपल है, ठीक है ना। तो देखो ना, इन्होंने क्या किया, जो 4,000 का ब्याज है वो तो लिया ही लिया आपसे जब तक मॉरिटोरियम चला, और जो 4,000 प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आपके मेन प्रिंसिपल के साथ जोड़ दिया, मूलधन में जोड़ दिया, और टोटल अमाउंट आपकी बढ़ा दी, लोन एक्सटेंड कर दिया। अब उस प्रिंसिपल के ऊपर वो वहाँ तक एक्सटेंडेड ब्याज लेंगे। तो ये यहाँ पर कहानी है। बेल आउट तो कहीं पे हुई ही नहीं है, ठीक है ना। बेल आउट के लिए गवर्नमेंट बोलती है कि बैंकों को घाटा हो जाएगा, ठीक है। यार तुमको घाटे की पड़ी है, ये घाटा नहीं है क्या, ये बताओ, घाटा हो जाएगा, व्हाट द हेल इज दिस, घाटा हो जाएगा, ठीक है। जिसको फायदा होएगा वो फायदा होके क्या कर लेगा, आप मुझे बताओ। बैंकिंग इंडस्ट्री है, जो भी है, थोड़ा बहुत, अगर एक गरीब मजदूर ने अपना रोजगार खोया है, अगर किसी मेहनतकश इंसान ने, एंटरप्रेन्योर ने अपना रोजगार खोया है, ठीक है ना, तो क्या वो अकेले उसकी जिम्मेदारी ले? क्या इंस्टीट्यूशंस की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो उसका बोझ कम करें? तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। तीसरा, उन्होंने 30 बिलियन जो है जॉब सेविंग के लिए, 30 बिलियन पाउंड्स का बजट। यहाँ पर आप देखिए, सरकार ने 18 महीने से नोटिफिकेशन निकाला है रेलवे का, आज तक परीक्षा नहीं करवा पाया। जॉब सेविंग के लिए 30 बिलियन डॉलर का उन्होंने, 30 बिलियन पाउंड का बजट है। अब इस बजट के अंदर क्या होगा, जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडाइज प्लेसमेंट देगी उनको, कि भैया 16 से 24 साल के जो भी बच्चे हैं इनको नौकरी दो, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं, इनको प्लेसमेंट दो, सब्सिडाइज प्लेसमेंट दो। मतलब हम आपको अलग अलग तरीके की सब्सिडीज देंगे, ठीक है ना, आप पहले नौकरी दो उनको। यहाँ क्या है, पहले ही दे दिया उनको, क्रेडिट फैसिलिटी दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब बाद में वो नौकरी, वो आपको लगता है कि इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर का भी नौकरी देगा किसी को, ठीक है, और देता है तो आपको पता ही है कि किस लेवल पे देता है। एक लेवल तो बहुत हाई है, ठीक है ना, जो क्लब लेवल है उनका, ठीक है। और दूसरी बात, जो रियल काम करते हैं, जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कहानी, खासकर जो निचले स्तर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया ना कि आप जॉब दोगे, आप